Hello everyone. So I am Abhishek Kumar. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So in last video, we have discussed about the जमींदारी सिस्टम। तो एक बार हम बस उसका एक छोटा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम में बेसिकली क्या था कि एक टैक्स का जो रेट है या फिर जो दर है वो अंग्रेजों के द्वारा तय कर दिया गया था और वह जमींदारों को 10 साल तक के लिए उसी रेट पे लोगों से लगान वसूल करके अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे जमा करना था। ठीक है। इसमें यह भी हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हेरिडेटरी होते चला गया था और ट्रांसफरेबल भी हो गया था धीरे धीरे करके। यानी कि उसमें क्या हो रहा था कि सपोज कोई एक व्यक्ति जमींदार है तो उसका जो बेटा होगा वो भी जमींदार, वो जमींदारी उसके बेटे को आसानी से उसके बाद मिल जाती थी। बस शर्त यह थी कि जो रेट तय किया गया था जमींदार लगान का, वो उसमें कोई किसी तरह का कोई कमी नहीं आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जमींदार को कहीं ना कहीं जमीन का मालिक बना दिया गया था और जो किसान थे उनको उनके जमीन पे ही मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा था उन्हें। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जमींदार था उसको ये हक भी था कि अगर कोई किसान है जो समय पे लगान नहीं चुका पा रहा है तो उस परिस्थिति में क्या था कि उन्हें वो जो ज़मीन है ज़मींदार के द्वारा उस किसान से लेकर किसी दूसरे किसान को हस्तांतरित कर दिया जा रहा था, ताकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उस ज़मीन से वो नहीं रुके इसलिए। ठीक है। हमने ये भी जाना था पिछले वीडियो में कि जो हमारा ये ज़मींदारी सिस्टम है वो सनसेट लॉ से कहा जाता था, यानी कि सूर्य उदय या सूर्यास्त लॉ। ठीक है। सूर्यास्त कानून कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो लगान जमा करने की अंतिम तिथि हुआ करती थी, उस दिन अगर सूर्य अस्त से पहले उन्होंने जमींदार के द्वारा अंग्रेज़ों को जो कर है, सारा लगान है, वो अगर नहीं जमा किया जाता था, तो उनकी जो ज़मींदारी थी, वो किसी और को नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है? तो वो अब वो उस स्थिति में ज़मींदार जो है, वो ज़मींदार नहीं रहते थे। ठीक है? ज़मींदार के पास ज़मींदारी का अधिकार तभी तक था, जब तक वो नियमित रूप से लगान का भुगतान अंग्रेज़ों को कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में यह भी जाना था कि जो भी कर ज़मींदार के द्वारा वसूला जा रहा था, उसका 1/11वाँ हिस्सा जो है, वो ज़मींदार के पास रह रहा था और बाकी 11/10वाँ हिस्सा जो है आपका, यानी 11/10 पार्ट जो है टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का, वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था ज़मींदार को। ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था ज़मींदारी सिस्टम में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ज़मींदारी सिस्टम को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किस साल में? तो 1793 में। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इससे पहले एक और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक और मेथड था जिसे हम इजारेदारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है? या रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। ठीक है? इसे किसने लागू किया था? तो वैरेन हेस्टिंग ने लागू किया था 1773 में। ठीक है? तो इस सिस्टम में क्या था बेसिकली? इसमें क्या था कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का अधिकार वैसे व्यक्ति को दे दिया जाता था जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था। सपोज एक ज़मीन का टुकड़ा है या ज़मीन का एक एरिया है पर्टिकुलर, उस उस पर्टिकुलर ज़मीन के क्षेत्र में कौन-सा व्यक्ति ज़्यादा कर वसूल करके अंग्रेज़ों को देने के लिए तैयार होगा, उसे यह जो पट्टा है ज़मीन का वो दे दिया जाता था। इसे क्या कहते थे? इजारेदारी सिस्टम या फिर रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, बस इसका बस ये एक पार्ट था। ठीक है? अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जो है रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है? तो इससे पहले जो हमने ज़मींदारी सिस्टम देखा वो सिर्फ बिहार, बंगाल और उस समय के जो यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी अभी के यूपी का जो एरिया था, उस पोर्शन में सिर्फ ज़मींदारी सिस्टम कहीं न कहीं आपका लागू किया गया था। ठीक है? और जो साउदर्न पार्ट है हमारे देश का, साउदर्न इंडिया में क्या चल रहा था उस समय, वहाँ पे तो एक इश्यू आ रहा था क्योंकि यहाँ पे तो ज़मींदार पहले से भी थे। ठीक है? इस रीजन में। बट साउथ में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? साउथ में एक पॉलीगार नाम का एक संस्था था ज़मींदार की जगह पे, जो बेसिकली ज़मींदार की तरह ही वहाँ पे काम किया करता था। ठीक है? बट क्या हुआ कि वहाँ के पॉलीगार्ड्स ने ज़मींदार की तरह काम करने से कहीं न कहीं मना कर दिया और अंग्रेज़ों को भी कहीं न कहीं जो ज़मींदारी सिस्टम की खामियाँ थी, उससे वो कहीं न कहीं अवगत हो गए थे। क्योंकि इसमें क्या था कि आपका 10 साल के लिए
आपका जो रेट ऑफ बेसिकली रेवेन्यू या टैक्स है वो फिक्स हो जाता था। तो वो लोग उससे बचने के लिए क्या फिर से इन सब का एक बेसिकली मिला जुला असर था कि उन्होंने साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या किया कि उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे रैयत वारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रैयत वारी सिस्टम में क्या था, यहाँ पे जो सेटलमेंट है टैक्सेस का वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं फार्मर से किया जा रहा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे और वैसे लोग जिनके पास जमीन मतलब जो किसान थे और उनके पास जो भी ज़मीन थी, तो जो वैसा किसान जिनके पास ज़मीन था उसे क्या कहा गया, रैयत कहा गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रैयत वारी सिस्टम पड़ा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जो हर एक किसान है वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो खुद से एक इंडिविजुअली रजिस्टर्ड था। ठीक है, और वो सबको अपना जो टैक्स तय किया गया था वो सब इंडिविजुअली सभी किसान को वहाँ जमा करना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा था कि कहीं न कहीं किसान जो है को ज़मीन का मालिक के तौर पे पहचाना गया है इस रैयत वाले सिस्टम में। लेकिन इसमें भी एक शर्त थी कि अगर किसान उस ज़मीन का मालिक तब तक ही है जब तक वो तय किया गया जो आपका लगान है या टैक्स है, वो टाइमली वहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो फेल होते हैं तो उस स्थिति में उनका ओनरशिप वहाँ पे भी छिन जा रहा था। ठीक है? इसमें बस एक इसमें कुछ और पॉइंटर्स है, जैसे कि इसमें कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं था, जैसे कि जमींदार या पॉलीगार हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट जो सेटलमेंट है आपका किसान के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रहा था, कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं था। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि इसमें जो हमारा कर का जो सीमा था या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका, बेसिकली रेट ऑफ टैक्सेस था, वो आपका 50% ऑफ प्रोड्यूस था। ठीक है, तो जितना भी किसान उगाएंगे उसका आधा हिस्सा जो है उन्हें एज अ टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और व्यवस्था थी आपका लगान वसूल करने का, जिसे महलवारी सिस्टम कहा गया। महलवारी सिस्टम कहने के इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में आपका ये लागू हुआ था। ठीक है, तो महलवारी सिस्टम जो है उसका लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था हल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो हल्ट मैकेंजी जो थे यहाँ पे इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रैयत वाले सिस्टम में भी चैलेंजेस आ रहे थे, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पर्सन से इंडिविजुअली कलेक्ट करना पड़ रहा था जो हमारा लगान है टैक्सेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हल्ट मैकेंजी ने क्या किया कि यहाँ पे महल महल यानी कि यहाँ पे विलेजेस से बात किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो सेटलमेंट है यहाँ पे वो विलेज कम्युनिटी से डायरेक्टली किया गया। ठीक है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन से। तो यहाँ पे जो ओनरशिप ऑफ लैंड था वो किसके पास था, वो यहाँ पे आपका जो विलेज कम्युनिटी है उसके पास था, गांव के समाज जो है उसके पास था, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं था। ठीक है, और गांव का जो पूरा विलेज कम्युनिटी है, गांव जो आपस में सारे गांव वाले जो मिलके उसके मालिक के तौर पे पहचाने जाते थे, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं था। इसमें क्या था कि कहीं न कहीं इस अंग्रेजों को कम कुछ कम लोगों से यहाँ पे डील करना पड़ रहा था। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंटर्स है जो कि हम लोग महलवारी सिस्टम तो बस इतना ही है, लेकिन क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है हम यहाँ पे अंग्रेजों का, तो उसका आखिर उसमें जो इतना चेंजेस आया या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका ये सिस्टम था, वो क्यों था। तो इसमें क्या था, बेसिकली जो नेचर था इसका आपका, वो कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था ब्रिटिशर्स का, वो स्लो था और ग्रेजुअल था, कोई सडन कोई चेंजेस नहीं था कि सडन एक बार भी पूरे ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल कर लिया उन्होंने। ठीक है, वो जैसे जैसे जिस एरिया में कंट्रोल करते गए उस एरिया में वहाँ की कंडीशन के हिसाब से उन्होंने व्यवस्था वहाँ पे बनाया। ठीक है, सेकंड क्या था कि ब्रिटिश का जो परसेप्शन था वो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के प्रति उतना एक अलग था, वो कहने के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस को देखते थे। ठीक है, वो कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, साथ में क्या था कि जो हमारा जो चेंजेस आते क्या, जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था के बेसिस पे भी यहाँ पे चेंजेस आए, जैसे कि सबसे पहले आपका इजारेदारी सिस्टम आया, रेवेन्यू फार्मिंग आया, उसके बाद हमारा जमींदारी सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम के बाद हमारा रैयतवारी आया, उसके बाद फिर महलवारी आया। तो बस क्या है कि हर एक जो नया प्रथा जो नया तरह का सिस्टम लाया अंग्रेजों ने, सब में कुछ ना कुछ पहले वाली स्थिति से सुधार मतलब गलतियों से सबक लेके उसमें कुछ ना कुछ सुधार के करके धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले गए वो। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, ठीक है? जिसके बेसिस पे आपका
जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहीं न कहीं इन सब फैक्टर्स की वजह से इसका इवोल्यूशन हुआ। एक जैसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम हर जगह पे नहीं रह पाया है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।